आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप में फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक अनुसंधान पद्धति। ठीक है, उसका हमने जो है मॉडल पेपर तैयार किया है, जो आपके 2022 का होने वाला पेपर है। प्रश्न पत्र किस प्रकार से आ सकता है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी है, और जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पे समेटने का हमने जो है प्रयास किया है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, और ध्यान रखिएगा ये सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और पहले कलम और कॉपी लेकर के आके बैठिए, क्योंकि साथ में सभी का उत्तर अगर आप उतारते चलेंगे, लिखते चलेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें, पेपर को 3 खंड में बांट दिया जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। आप सभी को पता है कि खंड आ का मतलब होता है अति लघुत्तरीय, खंड बा का मतलब होता है लघुत्तरीय, और खंड सा का मतलब होता है दीर्घोत्तरीय। ठीक है, कहीं कहीं पे पेपर में अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा ही नहीं जाता, खंड आ और खंड बा में ही सब कुछ समेट लिया जाता है। तो वो सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं जहाँ पे होती हैं वहाँ पे होता है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे ही आपको खंड आ मिलेगा उसके नीचे कुछ नोट करके इंस्ट्रक्शन दिया होता है, वहाँ पे लिखा होता है कि आपको सभी प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखने वाली चीज़ है, क्योंकि अति लघुत्तरीय से आपसे 10 के 10 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और आपके 10 के 10 करने होते हैं। ठीक है, और सभी का उत्तर देना होता है और प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना होता है। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि 50 से ज़्यादा ही शब्द हो जाएं, 50 से कम शब्द ना हो। ठीक है, देखते हैं पहले का जो है पहला प्रश्न। ये कह रहा है कि सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दीजिए। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दीजिए, क्योंकि पेपर का ही नाम है सामाजिक अनुसंधान पद्धति, तो ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। इसको एकदम से याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंधों, घटनाओं व तथ्यों के कारणों, अंतर संबंधों, प्रक्रियाओं आदि का वैज्ञानिक अध्ययन व विश्लेषण है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है, रैमन और मोरी के शब्दों में देखें तो उन्होंने कहा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। किसने कहा है? तो रैमन और मोरी जी ने कहा है। अगर आपको स्पीड थोड़ी बहुत तेज लग रही हो तो वीडियो को पॉज करके साथ में लिखते चलिए, या तो एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद जो है दोबारा इसको उतारने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर आपको वो वाली लाइन छोड़ देनी रहेगी, क्योंकि वहाँ इतना ही इनका कथन यहीं पे पूरा हो जाता है। फिर लिखना रहेगा कि सामाजिक अनुसंधान एवं मानवीय क्रियाओं की ओर संकेत करना है, जिसके द्वारा हमें सामाजिक घटनाओं और इनके कारकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, फिर आपको एक दो वैज्ञानिक के नाम लिख देने रहेंगे, जैसे पी.बी. यंगअप महोदय के अनुसार डाल देना हेडिंग, और उसके बाद नीचे लिखना कि सामाजिक तथ्य परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं की विधिवत खोज और विश्लेषण सामाजिक अनुसंधान है। ठीक है, यह किसने कहा है? पी.बी. यंग महोदय ने कहा है। फिर से सुन लीजिए कि सामाजिक तथ्य परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं की विधिवत खोज और विश्लेषण सामाजिक अनुसंधान है। ठीक है, आगे दूसरे आपके वैज्ञानिक आ जाते हैं। लुंडवर्ग के अनुसार, लुंडवर्ग महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि सामाजिक अनुसंधान अवलोकित सामग्री का सामाजिक अनुसंधान अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, सारणीयन एवं सत्यापन करते हुए पर्याप्त कमी विषयक एवं व्यवस्थित पद्धति है। ठीक है, यह किसने कहा है? लुंडवर्ग महोदय ने कहा है। एक बार फिर से सुनिए, सामाजिक अनुसंधान अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, सारणीयन एवं सत्यापन करते हुए पर्याप्त कमी विषयक एवं व्यवस्थित पद्धति है। यह किसने कहा है? लुंडवर्ग महोदय ने कहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और इसको आपको क्या कर देना है? याद करके रट लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की परिकल्पना, या इसे उपकल्पना कहते हैं। इतना लिख के छोड़ देगा, इसका मतलब ये हुआ कि परिकल्पना की आपको परिभाषा देनी रहेगी। ठीक है, या जिसे हम उपकल्पना कहते हैं। दोनों में से जो भी नाम आपसे पूछ लिए जाएं, दोनों आपको ध्यान में रखना है। दोनों में से आपके क्या बताने रहेंगे? इसके नाम बताने रहेंगे। इसका भी जवाब आपको 50 शब्दों में देना है, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि कम से कम 100 शब्द आपके पूरे हो जाएं। ठीक है, चलिए उत्तर को कुछ इस प्रकार से आपको देना होगा कि परिकल्पना अनुसंधान से संबंधित पूर्व चिंतन है। जब किसी चीज़ का अनुसंधान करते हैं उससे पहले जो हम चिंतन करते हैं वही क्या कहलाता है? परिकल्पना कहलाता है। परिकल्पना से आशय ऐसे विचार
ठीक है। ऐसे विचार या काम चलाऊ निष्कर्ष से है जिसका सत्यापन बाद में किया जाता है। मतलब जो परिकल्पना है इसका आशय ऐसे विचार से लिया जाता है कि कोई भी काम करने से पहले आपने कोई निष्कर्ष निकाल लिया, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में पहले से ही बता दिया कि ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और बाद में आप उसका निष्कर्ष निकालें और वही चीज़ हो जाए, वही क्या कहलाता है, परिकल्पना कहलाता है, जिसका सत्यापन बाद में किया जाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना है पूर्व अनुभव व ज्ञान के आधार पर, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पूर्व अनुभव व ज्ञान के आधार पर समस्या के संबंध में पूर्व विचार की प्रतिस्थापना की जाती है, जो तथ्य के स्पष्टीकरण में क्या करता है, मदद देता है। यह पूर्व प्रतिस्थापित विचार अनुसंधान का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, आगे आपको लिखना है कि परिकल्पना की प्रमुख परिभाषाएं निम्न हैं। कुछ महोदय कुछ वैज्ञानिक के नाम लिख देने रहेंगे, कम से कम 2 से 3 के लिख दो, जिससे क्वेश्चन आपका जो है काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा हो जाता है और आपको नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा जितने भी वैज्ञानिक के आप नाम लिखो उस पर थोड़ा सा हाईलाइटर जरूर चला देना। ठीक है, ले लेना एक हाईलाइटर, क्योंकि हाईलाइटर जो है ये आपके उत्तर को जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाता है। राइटिंग बनाने का प्रयास कीजिएगा, पहले से ही ना हो तो प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिए, क्योंकि नंबर जो है 70 से 75% प्लस आपको लाने हैं। ठीक है, चलिए पहले आपके वैज्ञानिक आ जाते हैं पीबी यंग महोदय के अनुसार। तो उन्होंने कहा है कि एक कार्यवाहक विचार जो कि उपयोगी अन्वेषण का आधार बनता है उसे कार्यकारी परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, किसने कहा है, पीबी यंग महोदय ने। फिर से एक बार सुन लीजिए, एक कार्यवाहक विचार जो कि उपयोगी अन्वेषण का आधार बनता है उसे कार्यकारी परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, दूसरे आपके वैज्ञानिक आ जाते हैं जॉर्ज जी मोले। क्या जॉर्ज जी मोले महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि परिकल्पना एक साधारण अथवा तर्क वाक्य है। क्या है, परिकल्पना एक साधारण अथवा तर्क वाक्य है। आगे उन्होंने लिखा है कि जिसकी स्थिरता की परीक्षा, क्या, जिसकी स्थिरता की परीक्षा उसकी अनुरूपता, उपयोगिता, अनुभवजन्य प्रमाण तथा पूर्व ज्ञान के आधार पर करनी है। ठीक है, ये किसने कहा है, जॉर्ज जी मोले महोदय का अनुसार है। ठीक है, विचार है। आगे देखते हैं, तीसरे आपके वैज्ञानिक आ जाते हैं कार्ल लिंगर के अनुसार। देखें कार्ल लिंगर महोदय के शब्दों में देखें तो उन्होंने कहा है कि परिकल्पना दो या अधिक चल राशियों अथवा चरों का संबंध का कथन है। क्या है, परिकल्पना दो या अधिक चल राशियों अथवा चरों के संबंध का क्या है, कथन है। यही क्या कहलाता है, परिकल्पना। किसने, कार्ल लिंगर महोदय जी ने इसके बारे में कहा है। ठीक है, ये सारी परिभाषाएं देने के बाद वो लाइन आपको छोड़ देनी रहेगी। ठीक है, और उसके बाद जो है अगली लाइन से आपको लिखना रहेगा कि उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि परिकल्पना किसी समस्या के बारे में एक प्रकार का सामान्य विचार है जिसका परीक्षण करना शेष रहता है। ठीक है, इस प्रकार परिकल्पनाएं समस्या का संभावित चुनाव है जिसकी सत्यता का परीक्षण अनुसंधान कार्य में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न जो है दूसरा नंबर भी यहीं पे समाप्त होता है। तीसरा देखते हैं, तीसरा आपसे पूछ ले रहा है कि वर्णनात्मक शोध प्रारूप क्या है। ठीक है, आपसे यहाँ से पूछ लेगा कि वर्णनात्मक शोध प्रारूप क्या है। गर्मी थोड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, आप लोग बच के रहिएगा, हिसाब से खाना खाइएगा और स्वस्थ रहिएगा, जिससे आपकी पढ़ाई में जो है कोई दिक्कत ना आए। अगर आप मान लीजिए कहीं पे लगन भी स्टार्ट हो गई है तो शादी वगैरह का माहौल है, आप कहीं पे जाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, पेट वगैरह ख़राब होगा। ठीक है, आइसक्रीम वगैरह ज़्यादा खाएंगे तो सर्दी वगैरह रख लेगी, फिर आपकी जो पढ़ाई वाला माहौल है ये ख़राब हो जाएगा और आप शायद उतना टाइम फिर दोबारा एडजस्ट ना कर पाएँ। ठीक है, तो अपने हिसाब से सब काम कीजिएगा। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वर्णनात्मक शोध प्रारूप क्या है। इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि हमारे समाज में अनेक सामाजिक जीवन से संबंधित ऐसे पक्ष होते हैं जिनके संबंध में भूतकाल में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं किया गया है। ठीक है, इस स्थिति में वास्तविक तथ्यों का संकलन जिस शोध के आधार पर किया जाता है वह वर्णनात्मक शोध कहलाता है। ठीक है, ये आपका वर्णनात्मक शोध प्रारूप रहा। ठीक है, नहीं एक बार समझ में आया तो दोबारा सुन लीजिए। हमारे समाज में अनेक सामाजिक जीवन ऐसे संबंधित ऐसे पक्ष होते हैं, सामाजिक जीवन से संबंधित ऐसे पक्ष होते हैं जिनके संबंध में भूतकाल में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं किया गया है। इस स्थिति में वास्तविक तथ्यों का संकलन जिस शोध के आधार पर किया जाता है वह वर्णनात्मक शोध कहलाता है। ठीक है, आई होप ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि निदर्शन की परिभाषा दीजिए। निदर्शन की आपको क्या करना है, परिभाषा देनी है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि निदर्शन सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण का
की आधारशिला है। यह आधारशिला जितनी सुदृढ़ होगी, अनुसंधान व सर्वेक्षण के परिणाम उतने ही अविश्वसनीय, वैध एवं परिशुद्ध होंगे। ठीक है, आगे आपको लिखाना है कि निदर्शन संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, फिर आपके 2 3 से 4, 2 मिनिमम तो 2 ही होने चाहिए, 2 वैज्ञानिक के नाम तो होने ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 बता दे रहा हूँ, आप 2 के लिख लीजिएगा जो कुछ भी आपको याद रहे। पहले आपको डाल देना है क्या, सिम्पसन एवं काफ्का। क्या, सिम्पसन एवं काफ्का के अनुसार अगर देखें तो उन्होंने बताया है कि निदर्शन समग्र का वह अंश है जिसका चयन हम अनुसंधान के उद्देश्य में करते हैं। ठीक है, दूसरे आपके आ जाते हैं गुडे तथा हार्ट महोदय के अनुसार। उन्होंने कहा है कि एक निदर्शन एक विस्तृत समूह का एक लघुतर प्रतिनिधित्व है। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाते हैं डॉक्टर नहीं, पीबी यंग महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह अथवा योग जिससे निदर्शन लिया जाता है का एक लघु आकार का चित्र है। ठीक है, चौथे आपके आ जाते हैं गोडार्स महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि निदर्शन पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करना है। ठीक है, तो ये जो है आपका चौथा नंबर प्रश्न भी यहीं पे आपका समाप्त होता है। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न आपका प्यारा सा आ जाता है और आपसे पूछ ले रहा है कि अनुसूची से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इतना ही लिख के छोड़ देगा कि अनुसूची, तो इसका मतलब यही हुआ कि अनुसूची की आपको परिभाषा देनी रहेगी या आप इससे क्या समझते हैं ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। तो बात दोनों एक ही हुई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपको जवाब कुछ इस प्रकार से देना रहेगा इसका कि अनुसूची प्रश्नों का एक लिखित सूची होती है। ठीक है, प्रश्न कोई एक सूची होती है जिसमें सारे प्रश्न लिखे होते हैं, जिसे अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय की प्रकृति एवं उद्देश्य की दृष्टि से तैयार करता है। ठीक है, उसका माहौल वगैरह, प्रकृति, उसका उद्देश्य देखते हुए कुछ प्रश्न तैयार करता है, फैक्ट जो उसको करने ही हैं, ताकि उन प्रश्नों का उत्तर संबंधित व्यक्तियों से मालूम करके नियत स्थानों पर भरा जा सके। ठीक है, अनुसूची में प्रश्न के उत्तर लिखने का दायित्व शोधकर्ता पर होता है, उत्तरदाताओं पर नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो अनुसूची तैयार की जाती है उसमें जो आपके प्रश्न के जवाब लिखने होते हैं, तो जो प्रश्न पूछने जाता है, जो शोध करता है वो भरेगा, ना कि जो उत्तर देता है वो भरेगा। आगे आपको कुछ इस प्रकार से बताना है कि विभिन्न विद्वानों ने अनुसूची को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। ठीक है, पहला आपको डाल देना रहेगा बोगार्ड्स महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि अनुसूची संक्षिप्त प्रश्नों की एक रचना है जिसे सामान्यतया सर्वेक्षणकर्ता स्वयं रखता है और अपने अन्वेषण में अग्रसर होने के साथ साथ पूर्ण करता है। ठीक है, आगे आपको दूसरे वैज्ञानिक मिल जाते हैं गुडे एवं हार्ट महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि अनुसूची प्रश्नों का एक समूह के लिए प्रयुक्त नाम है। प्रयुक्त नाम मतलब ये एक परफेक्ट नाम पर जाता है जो साक्षात्कार करने वाले के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के आमने सामने की स्थिति में पूछा और पूर्ण किया जाता है। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, जब आप किसी से आमने सामने बैठकर या खड़े होकर बात करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। तो इसमें यही कहना है इनका कि जब साक्षात्कार करने वाले के द्वारा दूसरे व्यक्ति, मतलब आप जब आमने सामने होते हैं तो उस स्थिति में वो प्रश्न पूछा जाता है और उसका जवाब वहीं पे लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले आपके जो वैज्ञानिक महोदय आ जाते हैं वो आ जाते हैं थॉमस कार्सन महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि अनुसूची प्रश्नों की एक सूची से अधिक कुछ नहीं है जिसका उत्तर देना उपकल्पना या उपकल्पनाओं की जांच के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। ठीक है, आपके चौथे आ जाते हैं कौन, M.H. गोपाल महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है अनुसूची एक अर्थ में उन विभिन्न मदों की एक विस्तृत, वर्गीकृत, नियोजित एवं क्रमबद्ध सूची है जिन पर सूचनाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपके ये 4 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अनुसूची की परिभाषा भी दी है और अनुसूची के बारे में आप जो समझते हैं वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आपका जो है ये 5वां नंबर प्रश्न भी यहीं पे समाप्त होता है। छठे नंबर प्रश्न की ओर नजर डालते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि अनुमापन क्या है। ठीक है, अनुमापन क्या है आपसे पूछ ले रहा है, तो अनुमापन को परिभाषित करते हुए आपको लिखना रहेगा। इसका जवाब कुछ इस प्रकार से देना रहेगा कि अनुमापन प्रणालियों से
अभिप्राय उन साधनों, यंत्रों अथवा तौर तरीकों से होता है जिसके द्वारा किसी घटना या वस्तु को मापा जा सकता है एवं उसकी किसी विशेषता को गणनात्मक रूप से प्रकट किया जा सकता है। आगे आपको एक वैज्ञानिक का नाम लिख देना रहेगा। गुडे एवं हार्ट महोदय ने लिखा है कि अनुमापन प्रणालियों के अंतर्गत अंतर्निहित समस्या इकाइयों की श्रेणियों को एक क्रम के रूप में व्यवस्थित करने की होती है। दूसरे शब्दों में जब बात करें तो अनुमापन प्रणाली गुणात्मक तथ्यों की श्रेणी को गणनात्मक श्रेणियों में परिवर्तित करने की पद्धति है। ठीक है, फिर वो लाइन आपको छोड़ देनी रहेगी। फिर आगे से लिखना रहेगा कि इस दृष्टि से आज यह आवश्यक हो गया है कि समाजशास्त्र अपने को इस योग्य बनाने का प्रयास करे कि गुणात्मक सामाजिक घटनाओं को भी सही सही मापा जा सके। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा कुछ भी हो, अनुमापन प्रणालियों को सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में निम्न शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। फिर आपको वो लाइन छोड़ के डैश लगा के छोड़ देनी रहेगी। फिर लिखना रहेगा अनुमापन प्रणाली का अभिप्राय उस तौर तरीके या विधि से है जिसके द्वारा गुणात्मक सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं का गुणात्मक रूप प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका छठा नंबर प्रश्न भी यहीं पे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, समाप्त होता है। ठीक है, अब आपका सातवां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त, जो काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा क्वेश्चन है, सह संबंध को स्पष्ट कीजिए और हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको ये ध्यान में रखना भी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई सारे प्रश्न पत्रों में आ चुका है। ठीक है, और अब भी आना तय है। ठीक है, चलिए तो सहसंबंध के बारे में आपको कुछ इस प्रकार से बताना रहेगा कि सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करने की विभिन्न विधियों में काल प्रियसन की विधि सबसे अधिक प्रचलित एवं उपयोगी है। ठीक है, जो ये सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करने वाले बहुत सारी विधियां बनी, लेकिन उसमें से जो सबसे प्रचलित रही है वो किसकी रही है, कार्ल प्रियसन की विधि जो है काफ़ी ज़्यादा क्या रही है, प्रचलित रही है, वो सबसे ज़्यादा उपयोगी भी रही है। ठीक है, इस विधि की सहायता से न केवल सहसंबंध की दशा एवं मात्रा को ही ज्ञात किया जा सकता है बल्कि अंकों में भी उसका माप करना संभव है। ठीक है, आगे आपको लिखना है इस विधि पर प्रकाश डालते हुए एलहांस महोदय ने लिखा है, क्या लिखा है कि इसके अनुसार दो चरों या सहसंबंध गुणांक उनके मध्य से लिए गए विचलनों के गुणनफल के योग को अवलोकन के युग्मों की संख्या और उनके प्रमापन विचलनों के गुणनफल से विभाजित करके प्राप्त होने वाली संख्या है। इस दृष्टिकोण से यह विधि गणितीय रूप से भी अधिक उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि यह प्रमाप विचलन एवं समांतर माध्य पर आधारित होती है। आई होप ये सातवां नंबर प्रश्न भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखते हैं आठवां नंबर प्रश्न। आठवां नंबर प्रश्न आपसे मेरे प्यारे दोस्त पूछ ले रहा है, आठवां नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है कि बहुलांक क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि बहुलांक क्या है। अब यहाँ पे आपसे कई प्रश्न पूछ सकता है कि बहुलांक क्या है, बहुलांक को परिभाषित कीजिए, बहुलांक के गुण बताइए, बहुलांक के दोष बताइए। तो चलिए यहाँ पे जो है हम कुछ क्योंकि बहुलांक की जो है परिभाषा एक बार पूछी जा चुकी है तो इसमें हम बहुलांक के दोष को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं, इसका जवाब कुछ इस प्रकार से देना होगा कि बहुलांक के कुछ दोष इस प्रकार से हैं। पहला दोष आपको बताना है कि बीजगणितीय प्रयोग संभव नहीं है क्योंकि इसकी गणना आवृत्तियों के आधार पर रहती है। ठीक है, दूसरा आपको लिखना है यहाँ पर, दूसरा दोष इसका ये लिखना है कि यह अनिश्चित केंद्रीय प्रवृत्ति का सूचक है। कभी कभी एक ही श्रेणी में दो दो अथवा तीन तीन बहुलांक होते हैं, अतएव यह वास्तविक केंद्रीय प्रवृत्ति को नहीं बताता है। ठीक है, तीसरा आपको लिखना है, तीसरा दोष इसका ये रहेगा कि चर मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता है। चौथा लिखना रहेगा यह सब पद मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, अगला आपको लिखना रहेगा पांचवा नंबर, यदि बहुलांक के सब पदों की संख्या को गुणा किया जाए तो श्रेणी अथवा समूह के कुछ मूल्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता। ठीक है, कुल मूल्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से इसके 5 दोष जो है यहाँ पे आपको बताए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न जो है आपसे पूछ ले रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपकिरण का अर्थ क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि अपकिरण का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि सामान्य अर्थों में अपकिरण
किसी समांक माला के विभिन्न पदों के मूल्य के विचरण पर प्रकाश डालता है तथा इसे यह संकेत मिलता है कि एक ही समांक माला के विभिन्न पद मूल्यों में कितनी भिन्नता है। यदि किसी समांक माला के विचरण अधिक हैं तो अपीकरण को अधिक समर्थक माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अपीकरण का भी अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात करते हैं आपके आखिरी प्रश्न का। आज का कह रहे हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न का जो आखिरी प्रश्न रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है कि प्राथमिक तथ्य संकलन की विधि, जो प्राथमिक तथ्य संकलन की विधि है उसके बारे में यहाँ पे आपको वर्णन करना है। तो कौन सी विधियां हैं प्राथमिक तथ्य संकलन की, कौन सी विधियां, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब आपको इस प्रकार से देना होगा कि प्राथमिक तत्व वे हैं जिनका उपयोग पहली बार किसी शोध या अनुसंधान कार्य में किया जाता है। ठीक है, आगे लिखना है इन तथ्यों का संकलन संबंधित क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा अनेक विधियों के प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, आगे लिखना है इसके लिए निम्न विधियां काम में लाई जाती हैं। पहली विधि कौन सी है? प्रश्नावली विधि। ठीक है, दूसरी अनुसूची विधि, तीसरी साक्षात्कार विधि, चौथी जो है आपकी प्रत्यक्ष निरीक्षण या अवलोकन विधि, पांचवी आपकी वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है। ठीक है, ये आपकी 5 विधियां जो है यहाँ पे आपके सामने लाई जाती हैं। ठीक है, तो यहीं पे आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है मेरे प्यारे दोस्त। और जैसे ही लघु उत्तरीय समाप्त होता है वहीं पे आपको खंडवा अर्थात लघु उत्तरीय प्रश्न दे दिया जाता है। इसमें भी आपके 10 प्रश्न दिए जाते हैं, मतलब एक प्रश्न में आपको 2 प्रश्न दिया जाएगा। जैसे देख पा रहे होंगे कि एक प्रश्न तो आपका इतना बना, फिर अथवा करके एक प्रश्न जो है यहाँ से यहाँ तक दे दिया गया। तो इसमें आपको केवल 5 ही करने रहते हैं, दिए तो 10 होते हैं। तो चाहे ये कीजिए चाहे ये कीजिए, दोनों में से किसी एक को करना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका जवाब देना रहता है। इसमें भी नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि इसमें भी आपको सभी प्रश्न करने, मतलब 5 के 5 करने हैं। और इसमें भी कुछ बताया जाता है कि आपको जो शब्द है वो 200 शब्द का एक उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका भी जवाब कैसे हमको देना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र बताइए। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र आपको बताना है। ठीक है, ये मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं तो अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है कि उपकल्पना का अर्थ एवं विशेषताएं आपको क्या करनी रहेगी, बतानी रहेगी। तो पहला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र क्या है। ठीक है, इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना रहेगा कि सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण सामाजिक जीवन और उससे संबंधित सामाजिक प्रक्रियाएं आती हैं। सामाजिक अनुसंधान हेतु सामाजिक जीवन की किसी भी घटना का चयन किया जा सकता है। ठीक है, इसमें किसी भी ऐसे घटना विषय का चयन किया जा सकता है जिसके बारे में पहले शोध कार्य हो चुका हो। ठीक है, कारण यह है कि सामाजिक अनुसंधान का लक्ष्य नए तथ्यों की खोज के अतिरिक्त पुराने तथ्यों का पुनर्परीक्षण करना भी है। ठीक है, मतलब नए तथ्य खोजने से अच्छा ये भी माना जाता है, वहाँ पे इंपॉर्टेंस ये भी दी जाती है कि जो पुराने खोज किए गए थे वो अभी भी परफेक्ट हैं या कुछ उनमें परिवर्तन आया, ये भी देखना जरूरी रहता है। ठीक है, आगे आपको लिखना है वर्तमान समय में विभिन्न कारणों से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में तीव्र से परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए पुराने नियमों, सिद्धांतों और ज्ञान की पुनः परीक्षा नितांत आवश्यक है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में सामाजिक समस्याएं भी आती हैं क्योंकि वह सामाजिक जीवन का विभिन्न अंग होती हैं। जब तक इन सामाजिक समस्याओं की प्रकृति को नहीं समझा जाता, कार्य कारण संबंधों की खोज नहीं लिया जाता। ठीक है, खोज नहीं लिया जाता, तब तक सामाजिक जीवन के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा ही रहेगा। ठीक है, आगे आपको लिखना है वो वाली लाइन छोड़ के, सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा? मौलिक अनुसंधान, और दूसरा कौन सा? व्यवहारिक अनुसंधान। ठीक है, तो बात करते हैं पहला मौलिक अनुसंधान, ये हेडिंग डाल देनी है। उसमें आपको लिखना है इसके अंतर्गत नवीन सिद्धांतों की स्थापना, पूर्व निर्मित नियमों का परीक्षण एवं नवीन अनुसंधान पद्धतियों की खोज सम्मिलित की जा सकती है। ठीक है, अब दूसरी आपको हेडिंग डाल लेनी रहेगी व्यवहारिक अनुसंधान। ठीक है, व्यवहारिक अनुसंधान के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देनी रहेगी। इसमें आपको लिखना रहेगा कि इसके अंतर्गत अनुसंधान की 2 श्रेणियां होती हैं। पहला होती है विशुद्ध रूप से सामाजिक और दूसरा होती है अर्ध सामाजिक
ठीक है। दूसरा क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त, अर्ध सामाजिक। तो पहले देखते हैं अर्ध सामाजिक अनुसंधान में मुख्यतया अग्रलिखित विषय आते हैं। पहला आ जाता है सामाजिक आर्थिक, दूसरा आ जाता है मनोसामाजिक, तीसरा आ जाता है मानव विज्ञान संबंधी, चौथा आपका आ जाता है सामाजिक सांस्कृतिक आदि। ठीक है। फिर आगे आपको लिखना रहेगा, यह श्रेणी विभाजन केवल सरलता की दृष्टि से किया गया है, वैसे मौलिक अनुसंधान के आधार पर ही व्यवहारिक अनुसंधान संपन्न होता है। आगे आपको लिखना है, व्यवहारिक अनुसंधान के फलस्वरूप ऐसी उपकल्पनाएं प्राप्त होती हैं जो मौलिक अनुसंधान को प्रेरित करती हैं। ठीक है। आगे आपको लिखना रहेगा फिर कि विद्वानों के अनुसार सामाजिक अनुसंधान की विषय वस्तु को निम्नलिखित विशेष क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए। पहला कौन सा है, पहला ये है कि मानव, पहला डाल देना रहेगा हेडिंग, फिर लिखना रहेगा मानव प्रकृति की व्यक्तित्व, क्या मानव प्रकृति और व्यक्तित्व। दूसरा आपको डालना रहेगा मानव समूह और सांस्कृतिक वर्ग। तीसरा आपको डालना रहेगा सामाजिक संगठन एवं संस्थाएं। चौथा जनसंख्या अथवा प्रादेशिक समूह। पांचवा सिद्धांत और पद्धति, नवीन सामाजिक नियमों की खोज, प्राचीन सिद्धांतों और विधियों की पुनर्परीक्षा और नई पद्धति की खोज। ठीक है। और छठा आपको लिख देना रहेगा सामाजिक व्यवहार, जैसे जनसंचार, मनोरंजन या पर्व, इन सारी चीज़ों को। ठीक है। तो ये आपके जो है क्या हो जाते हैं, 6 क्षेत्रों में बांट दिए जाते हैं इसका विषय वस्तु। ठीक है। तो ये आपका दूसरा नंबर प्रश्न यहीं पे क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, समाप्त हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शोध अभिकल्प, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि शोध अभिकल्प या जिसे प्रचना से नाम से जानते हैं से आप क्या समझते हैं। शोध अभिकल्प या फिर जिसे आप प्रचना कह रहे हैं, प्रचना के नाम से जानते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो शोध अभिकल्प होता है या प्रचना होता है, इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि सामाजिक अनुसंधान में निर्णय करने की स्थिति के पूर्व की प्रक्रिया अभिकल्प कहलाती है, जिसमें निर्णय निर्धारित किए जाते हैं अनुसंधान कार्य को सही दिशा प्रदान करने हेतु शोध प्रबंधन की व्यवस्था रूपरेखा तैयार की जाती है। अनुसंधान अभिकल्प समस्या की प्रकृति एवं उसके स्वरूप के अनुरूप होता है। ठीक है। आगे आपको लिखना है कि व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अनुसंधान के लिए ही अनुसंधान प्रचना एवं अभिकल्प का निर्माण किया जाता है। आगे लिखना है कि प्रचना या अभिकल्प का मुख्य कार्य अनुसंधान को एक निश्चित दिशा प्रदान करना होता है। फिर आगे आपको लिखना है अतः अनुसंधान प्रचना का निर्माण किसी भी व्यवस्थित या क्रमबद्ध अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह अनुसंधान भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हो या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हो। फिर आगे आपको लिखना है कि जिस प्रकार सामग्री का संकलन करना आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार प्रचना का निर्माण भी आवश्यक होता है। आगे आपको लिखना रहेगा प्रचना सामग्री संकलन की पद्धति एवं विधियों की त्रुटि को कम करके मानव श्रम की बचत करती है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको वो लाइन छोड़ के आगे लिखना रहेगा, यद्यपि प्रचना बनाते समय यह अपेक्षित नहीं होता कि अनुसंधानकर्ता को विषय का मर्म ज्ञान हो, परंतु यदि उनमें उसके मन में विषय के प्रति उपयुक्त अभिरुचि नहीं होगी तो प्रचना निर्माण शोधकर्ता को एक बोझ सा प्रतीत होगा। कुछ ऐसे शोधकर्ता भी हैं जो आत्मविश्वास की कमी के कारण उपयुक्त विषय का निर्वाचन न कर पाने के कारण प्रचना के विधान से में वंचित संलग्नता का परिचय नहीं दे पाते। ठीक है। आगे आपको लिखना है इन बाधाओं पर विजय पाने का स्वाभाविक उपाय यह है कि शोधकर्ता अनुसंधान विषय के प्रति अभिरुचि का विकास करें तथा विषय से संबद्ध उपलब्ध सामग्री के अध्ययन विश्लेषण के उपरांत अभिव्यक्ति निर्माण के प्रवृत्त हो। फिर आगे आपको लिखना रहेगा प्रचना के अर्थ को विभिन्न विद्वानों ने अपनी परिभाषाओं में के माध्यम से निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक दो वैज्ञानिक के नाम लिख देने रहेंगे। पहले ही आपके आ जाते हैं पीबी यंग महोदय के अनुसार। तो उन्होंने कहा है कि एक शोध प्रचना शोध का तार्किक तथा व्यवस्थित आयोजन एवं निर्देशन है। ठीक है। क्या है, फिर से सुन लीजिए। पीबी यंग महोदय ने लिखा है कि एक शोध प्रचना
क्या है मेरे प्यारे दोस्त, एक शोध प्ररचना शोध का तार्किक अथवा व्यवस्थित आयोजन एवं निर्देशन है। ठीक है, दूसरे आपके आ जाते हैं एकाफ के अनुसार, एकाफ महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है जिस स्थिति में कोई निर्णय लिया जाता है उसके उत्पन्न होने से पहले ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को ही वास्तव में अभिकल्प कहते हैं। आई होप ये जो है दूसरा नंबर प्रश्न पूरा का पूरा आपका क्लियर हो गया होगा, अथवा का भी और जो दूसरा का मुख्य क्वेश्चन था वो भी। ठीक है, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है शोध अभिकल्पना, अरे सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, क्योंकि हमने जो है दूसरा का तो ये वाला प्रश्न बताया है और हमने फिर तीसरा का बता दिया, ये बीच में जो अथवा करके दिया था ये वाला नहीं बताया है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या प्रश्न है आपका, पूछ रहा है कि उपकल्पना का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। ठीक है, उपकल्पना का अर्थ आपको बताना है और उसकी विशेषताएं बतानी है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा। उपकल्पना अंग्रेजी के किससे मेरे प्यारे दोस्त, अंग्रेजी के हाइपोथेसिस शब्द से क्या है का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसका निर्माण हाइपो और थेसिस दो शब्दों से मिलकर हुआ है। हाइपो का तात्पर्य काल्पनिक या कल्पना से है, ठीक है, तथा जो थेसिस का है वो उसका अर्थ जो है प्रस्तावना से लिया जाता है। अतः उपकल्पना का शाब्दिक अर्थ हुआ काल्पनिक प्रस्तावना। ठीक है, किसी चीज़ की काल्पनिक प्रस्तावना की जाए उसी को उपकल्पना कहते हैं। आगे आपको लिखना रहेगा, उपकल्पना एक ऐसा कथन है जो किसी सिद्धांत, उपमा, संस्कृति या वैयक्तिक अनुभव से प्राप्त होता है, किंतु इसमें की ऐसी नई बात कही जाती है जिससे सत्यता की जांच पड़ताल की जानी बाकी है। ठीक है, उपकल्पना से ही अनुसंधान के विषय को निर्दिष्ट किया जाता है। उपकल्पना सही है या गलत, इसका निर्माण वास्तविक अनुसंधान के आधार पर ही किया जा सकता है। ठीक है, आगे आपको लिखना है, सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता तब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि वह संभावित व्याख्या यानी समस्या समाधान के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना है कि स्पष्ट है कि काल्पनिक व्याख्याओं का निर्माण प्रतिपादन प्रस्तावना के रूप में किया जाता है, जो उन्हें प्राकल्पना या उपकल्पना कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। फिर एक दो आपके महोदय जो वैज्ञानिक लोग आ जाते हैं उनका नाम देना रहेगा। टाउनसेंड के महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है परिकल्पना एक काम चलाऊं अनुमान है। ठीक है, आपके दूसरे आ जाते हैं लुंडवर्ग महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है एक परिकल्पना एक काम चलाऊं सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। ठीक है, आपके आज दूसरे आ जाते हैं बोगार्ट्स महोदय के अनुसार देखें, उन्होंने कहा है कि एक परिकल्पना का प्रस्थान एक परिकल्पना का प्रस्थापना है एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना है। ठीक है, आपके गुडे एवं हार्ट महोदय आ जाते हैं, उन्होंने लिखा है कि परिकल्पना एक ऐसी सामान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना है एक अच्छी परिकल्पना के गुण एवं विशेषताएं, हेडिंग डालनी है क्या, एक अच्छी परिकल्पना के गुण एवं विशेषताएं। ठीक है, फिर उसमें एक नंबर डाल देना रहेगा, लिखना रहेगा कि परिकल्पना को भाषा एवं अवधारणा दोनों ही दृष्टि से संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी आपको विशेषता लिखनी रहेगी कि परिकल्पना में ऐसी अवधारणाओं का उपयोग होना चाहिए जिसकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। तीसरी, परिकल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। चौथा, परिकल्पना को अपनी सत्यता की जांच करने वाली उपलब्धियां प्रवृत्तियों में संबद्ध होना चाहिए। पांचवा, परिकल्पना को सिद्धांत समूह से संबंधित होना चाहिए। छठा, परिकल्पना को सरलता का गुण भी होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी 5 विशेषताएं परिकल्पना की लिख दी जाती हैं। ठीक है, चलिए प्रकल्पना जिसे हम उपकल्पना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं, आपका तीसरा नंबर का हमने बता ही दिया, शोध अभिकल्प या फिर जिसे प्रचना कहते हैं।
उसके बाद मान लीजिए वो आपको आता है तीसरे नंबर का तो कीजिए। नहीं, अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है प्रश्नावली और अनुसूची में आपको क्या करना रहता है मेरे प्यारे दोस्त, अंतर बताना रहता है। क्या बताना रहता है, प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर बताना रहता है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा। पहले हेडिंग डाल देनी होगी प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर, ठीक है। उसमें आपको लिखना रहेगा प्रश्नावली व अनुसूची प्रणाली में कुछ अपनी अपनी मौलिक विशेषताएं होती हैं, ठीक है। और इन मौलिक विशेषताओं के संदर्भ में दोनों में भिन्नताओं को भली भांति समझा जा सकता है। दोनों में अंतर का स्पष्टीकरण निम्न है। एक तरफ आपको डाल देना रहेगा अनुसूची, दूसरी तरफ आपको डाल देना रहेगा प्रश्नावली, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब आगे देखते हैं। आप यहाँ पे ऐसे एक लाइन पार दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से इस वाले पे, और यहाँ पे आपको डाल देना रहेगा क्या मेरे प्यारे दोस्त, अनुसूची, और यहाँ पे आपको डाल देना रहेगा क्या, प्रश्नावली डाल देना रहेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे 1 नंबर डालेंगे और वहाँ पे लिखना प्रयास करेंगे, शुरू करेंगे कि अनुसूची भरने का दायित्व जो है पूर्ण रूप से अनुसंधानकर्ता का है और सूचना तथा सूचनादाता का कार्य केवल अनुसंधानकर्ता को मौखिक रूप से प्रदान कराना है, ठीक है। दूसरे में आपकी प्रश्नावली में वही चीज़ आ जाना है। प्रश्नावली भरने का दायित्व, उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से सूचनादाता का है। जो उसके बारे में बताएगा वही क्या करेगा, उसको भरेगा, ठीक है। आगे आपको लिखना है सूचनादाता को कार्य में किसी प्रकार की सहायता अनुसंधानकर्ता से प्राप्त नहीं होती है। दूसरी आपको जो है दूसरा जो अंतर आपको बताना रहेगा, ठीक है, जो आपका क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा जो अंतर है वो आपको जब बताना रहेगा तो वो कहेंगे दूसरे नंबर पे अनुसंधानकर्ता, ये अनुसूची में आपको लिखना है, अनुसंधानकर्ता अनुसूची लेकर स्वयं सूचनादाता के पास सामग्री संकलन हेतु पहुंचता है। और आपको प्रश्नावली में लिखना है प्रश्नावली साधारणतः डाक से भेजी जाती है, ठीक है। तीसरे में आपको लिखना है कि अनुसंधानकर्ता, अनुसूची के नीचे लिखना है अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति के कारण अनुसूची की व्याख्यात्मक टिप्पणियों के लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब प्रश्नावली में तीसरा नंबर यही लिखना है कि प्रश्नावलियों की कठिनाई के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखी जाती है, ठीक है। चौथा 5 बता दे रहे हैं, 5 लिख लीजिएगा, ठीक है। चौथा नंबर आपको बताना रहेगा कि अनुसूची का प्रयोग समिति क्षेत्र में सूचना एकत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब प्रश्नावली में आपको वही चीज़ लिखना रहेगा चौथा नंबर की प्रश्नावली का प्रयोग विस्तृत बिखरे हुए क्षेत्र की सूचनादाताओं से उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। 5वां नंबर जो अंतर है वो आपको लिखना रहेगा कि अनुसूची में अवलोकन महत्वपूर्ण है, साधारणतया उत्तर संक्षिप्त अथवा हाँ या नहीं में होता है। और 5वें नंबर जो आपका प्रश्नावली में है उसमें आपको लिखना रहेगा कि प्रश्नावली प्रणाली में अवलोकन संभव नहीं है, इसीलिए विश्लेषणात्मक उत्तरों द्वारा यथार्थ परिणाम पर पहुंचा जा सकता है। प्रश्नावली में विश्लेषणात्मक उत्तर प्राप्त होते हैं, ठीक है। 6वें नंबर जो अंतर लिखना रहेगा वो ये लिखना रहेगा कि समस्त सूचनादाताओं से उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। और 6ठा नंबर जो प्रश्नावली में लिखना रहेगा वो ये लिखना रहेगा कि प्रश्नावली का उत्तर देना और वापस लौटाना सूचनादाता की इच्छा पर निर्भर है। इस कारण बहुत कम सूचनादाताओं से उत्तर प्राप्त हो पाता है, ठीक है। 7वीं नंबर विशेषता लिखनी रहेगी कि सामग्री संग्रहण से अधिक समय लगता है। और 7वें नंबर जो प्रश्नावली में लिखना रहेगा वो लिखना रहेगा क्षेत्र की विशालता होने पर भी कम समय में भी सामग्री संग्रहण का कार्य हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से 10-12 आप बता सकते हैं, लेकिन 7 लिख देंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है मेरे प्यारे दोस्त। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है कि साक्षात्कार के प्रकार बताइए, ठीक है। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो साक्षात्कार के आपको प्रकार बताना है। आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके वैयक्तिक अध्ययन पद्धति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे आपको बताना है जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है उस पर क्या लिखना है आपको, इस संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो पहले देखते हैं साक्षात्कार के प्रकार, तो वो इसके प्रकार डाल दीजिए कि निम्नलिखित प्रकार हैं। उसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है मेरे प्यारे दोस्त, कि एक निर्देशित साक्षात्कार, पहला हेडिंग डालना है आपको निर्देशित साक्षात्कार, ठीक है। ये आपको पहली हेडिंग डाल देनी रहेगी। और इसमें आपको लिखना रहेगा कि साक्षात्कार के इस प्रकार में एक उच्च मानवीकृत प्रविधि द्वारा एक निश्चित पूर्व निर्धारित प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस साक्षात्कार में साक्षात्कारता के पास साक्षात्कार के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सूची रहती है तथा मूलतः वे ही प्रश्न पूछते हैं। इसे नियंत्रित या संचालित या संचरित
साक्षात्कार भी कहते हैं। ठीक है, आपको आगे लिखना है प्रशासकीय या प्रविधि प्रकार के बाजार अनुसंधान में या लाभकारी सिद्ध होता है। ठीक है, दूसरा आपको डाल देना रहेगा कौन सा, निर्देशित साक्षात्कार। क्या डालना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, निर्देशित साक्षात्कार। ठीक है, इसमें आपको लिखना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त कि इस प्रकार के साक्षात्कार को अनियंत्रित, असंचालित अथवा असंरचित साक्षात्कार भी कहते हैं। इसमें पूर्व निर्धारित प्रश्नों की एक निश्चित सूची नहीं रहती है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, आगे लिखना है कि इसके अंतर्गत अनुसंधान का क्षेत्र एवं विषय वस्तु निश्चित से ही पूर्व निर्धारित एवं पूर्व नियोजित होती है, परंतु साक्षात्कारता प्रश्नों के क्रम तथा रूप को व्यवस्थित करने में अधिकांश स्वतंत्र होता है। इसके अंतर्गत लचीलेपन की अधिक संभावना होती रहती है। ठीक है, साक्षात्कारता परिस्थिति के अनुसार प्रश्नों को बदलकर महत्वपूर्ण तथ्य पर सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तीसरी हेडिंग आपको डालना रहेगा केंद्रीय साक्षात्कार। इसमें आपको लिखना रहेगा कि आधुनिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय साक्षात्कार की उपयोग सर्वप्रथम मार्टन तथा उसके सहयोगी किसने पेट्रिसिया केंडाल ने किया। ठीक है, आगे आपको लिखना है इन्होंने इसका प्रयोग जिन समुदाय या व्यक्तियों पर रेडियो, फिल्म एवं पत्रकारिताओं की सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव मापने के लिए किया था। ठीक है, ऐसे संदेश वाहन के साधनों के प्रभाव को मापने के लिए जिन साक्षात्कार प्रविधियों का प्रयोग उन्होंने किया, उन्हीं के शब्दों में उसे केंद्रीकृत साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, चौथी हेडिंग आपको साक्षात्कार की डालनी रहेगी। चौथा प्रकार आवृत्तीय साक्षात्कार। ठीक है, कौन सा मेरे प्यारे दोस्त, आवृत्तीय साक्षात्कार। साक्षात्कार का यह प्रकार विशेषकर एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की विशिष्ट विकास को बताने में उपयोगी होता है, अर्थात इसके द्वारा हम उन अंतर्निहित प्रक्रियाओं, कारकों व आवृत्तियों का पता लगाते हैं जो अमुक व्यवहार, प्रतिमान अथवा सामाजिक परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, पांचवा जो प्रकार आपको लिखना रहेगा साक्षात्कार का, वो लिखना रहेगा गहन साक्षात्कार। इसमें आपको लिखना रहेगा कि यह साक्षात्कार गहरा तथा अनुसंधानात्मक होता है। इसमें अभिवृत्तियों, संवेगों तथा रूढ़ियों जैसी मनोवैज्ञानिक व सामाजिक कारकों पर अधिक बल दिया जाता है, या किसी अनुभव अथवा प्रकार के प्रति उत्तरदाता के अनुराग अथवा विरक्ति की मात्रा का निर्धारण करता है। गहन साक्षात्कार एक समन्वेशी उपकरण है जो और अधिक की मात्रा का निर्धारण करता है। ठीक है, गहन साक्षात्कार एक समवेशी उपकरण है जो और अधिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सूचना स्थापन करने का एक अच्छा ढंग है। ठीक है, यह ढंग हो सकता है जो कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार का विस्तृत वर्णन अथवा व्यवहार हो सके, परंतु जब तक अनुसंधानकर्ता ने पर्याप्त विशेषीकृत प्रशिक्षण न प्राप्त किया हो, तब तक वह उसका गहन साक्षात्कार उपयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये जो है तीसरे का जो है मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा मेरे प्यारे दोस्त की तीसरे का साक्षात्कार के प्रकार और प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर आपका हो गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछ ले रहा है वो पूछ ले रहा है चौथा नंबर प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्त, एक मिनट, तीसरा हो गया, चौथा का भी हो गया, तीसरा हो गया, तीसरा का ये मेन वाला हो गया है और अथवा वाला हो गया, चौथा का पहला हो गया जो साक्षात्कार वाला है। ये आता है तो कीजिए, नहीं तो ये एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, क्या बताना है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति पर आपको क्या करना है, एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। तो उसका जवाब भी आप अच्छे से दे सकते हैं, बड़े प्यारे शब्दों में। उसका आपको जवाब इस प्रकार से देना रहेगा कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति वास्तव में गुणात्मक पद्धति का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था के विषय में पूर्ण और गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। फिर वो लाइन छोड़ के दूसरी लाइन से लिखना रहेगा कि अध्ययन की इस पद्धति में थोड़ी सी इकाइयों को
लेकर उनके अतीत और वर्तमान इतिहास के आधार पर गहन अध्ययन किया जाता है। यह समिति क्षेत्र में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। जीवन वृत्त यानी इतिहास व्यक्तिक अध्ययन का आधार है और गुणात्मक तथ्यों का संकलन इसकी प्रकृति है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी भी एक व्यक्ति या एक घटना या एक समाज या एक सामाजिक इकाई का संगोपांग अध्ययन करके समाज की वास्तविकताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है तथा तथ्यों का सामान्यीकरण किया जाता है। इसके आधार पर एक व्यक्ति या एक संगठन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रश्नों की विवेचना की जाती है। प्रत्येक पक्ष को अत्यंत सूक्ष्म रूप से अध्ययन का विषय बनाया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन से संपूर्ण जीवन की पूर्णता का अध्ययन किया जाता है। स्पष्ट है कि जब अध्ययनकर्ता किसी इकाई के विषय, पहलू या उसके संपूर्ण क्षेत्र और सामाजिक अंतर संबंधों को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रखकर उससे संबंधित तथ्यों को संकलित करता है तो उसे व्यक्तिगत अध्ययन कहते हैं। निम्नलिखित परिभाषाओं में से व्यक्तिगत अध्ययन का अर्थ स्पष्ट होता है। पहला आपको डालना रहेगा श्रीमती पीबी एंग महोदय के अनुसार आपको बताना रहेगा। इन्होंने जो है इसको परिभाषित करते हुए लिखा है, क्या लिखा है कि व्यक्तिगत अध्ययन किसी सामाजिक इकाई के जीवन की खोज तथा विवेचना करने की पद्धति है, चाहे वह इकाई एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, संस्कृति, समूह अथवा संपूर्ण समुदाय हो। ठीक है, यह किसने लिखा है? पीबी एंग महोदय ने लिखा है। ठीक है, दूसरे आपके आ जाते हैं विसेंज महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक स्वरूप है जिसमें एक व्यक्ति, एक स्थिति अथवा संस्था का सावधानीपूर्वक तथा संपूर्ण अवलोकन किया जाता है। ठीक है, यह किसने कहा है? तो विसेंज महोदय ने लिखा है। फिर एक आपके आखिरी वैज्ञानिक आ जाते हैं सिन पाओ यांग महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि व्यक्तिगत अध्ययन की परिभाषा किसी व्यक्ति के सूक्ष्म, गहन तथा संपूर्ण अध्ययन के रूप में की जा सकती है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी समस्त क्षमताओं और विधियों का अध्ययन करता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका चौथा नंबर प्रश्न भी व्यक्तिगत अध्ययन की पद्धति वाला जो है आपका यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ ले रहा है कि तथ्य से आप क्या समझते हैं? तथ्य से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको उसके बारे में बताना है। मान लीजिए आता है तो आप कीजिए, नहीं तो एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है आपसे। क्या पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे दोस्त कि वर्गीकरण और सारणीयन में क्या अंतर है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्या बताना है? वर्गीकरण एवं सारणीयन में आपको क्या बताना है मेरे प्यारे दोस्त? अंतर बताना है। ठीक है, तो वो भी बताएंगे। पहले देख लेते हैं तथ्य से आप क्या समझते हैं। तो आपको हेडिंग डाल देना रहेगा तथ्य या फिर सामग्री का अर्थ। ठीक है, उसमें आपको लिखना रहेगा किसी घटना से संबंधित ऐसी जानकारी जिसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं या सिद्धांत की जांच की जा सकती है, तथ्य या सामग्री का समंक कहलाते हैं। यह जानकारी ज्ञात या उपलब्ध आंकड़ों, सामग्री या सूचनाओं के रूप में होती है। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा सांख्यिकीय दृष्टि से तथ्य सामंक का उस समस्त भूत एवं वर्तमान की सार्थक सामग्री को कहते हैं जो अध्ययन और विश्लेषण का आधार बनती हैं। तथ्य संकलन हेतु अनुसंधानकर्ता में अवलोकन की चेतना का पाया जाना जरूरी है। तथ्यों के अंतर्गत सूचनादाताओं में विभिन्न प्रवृत्तियों के माध्यम से उपलब्ध सभी प्रकार की सूचनाएं आती हैं। तथ्यों के अंतर्गत ऐसी सूचनाओं को रखा जाता है जो अवलोकनीय हैं तथा जिनमें लिखित रूप से रखा जा सकता है। ठीक है, आगे उसके बाद वो लाइन छोड़ के आपको लिखना रहेगा कि वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं के विस्तार के लिए अनुसंधान प्रयासों के आधार पर एकत्र की गई साधारण प्रतीत होने वाली छोटी छोटी सूचनाएं भी लाभप्रद होती हैं। इन्हीं एकत्रित सूचनाओं का तथ्य सामंक सामग्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना रहेगा इन्हीं के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने, नियमों को प्रतिपादित करने और सिद्धांतों का निर्णय किया जाता है। फिर आगे आपको लिखना रहेगा कि व्यवस्थित रूप में एकत्र किए गए तथ्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक नियम प्रतिपादित हो सकते हैं। फिर लिखना रहेगा तथ्यों के संकलन में घटनाओं के कार्य कारण संबंध को ज्ञात किया जा सकता है। कारण और प्रभाव
संबंध ज्ञात किए जा सकते हैं। फिर लिखना रहेगा विज्ञान तथ्यों के आधार पर ही आगे बढ़ता है। स्पष्ट है कि तथ्य का अभिप्राय ऐसी समस्त सामग्री आंकड़ों एवं सूचनाओं से है जो क्षेत्रीय, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो क्षेत्रीय कार्य एवं द्वितीयक स्रोतों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये जो है आपका यहाँ पे तथ्य वाला मामला जो है आपका खत्म होता है। आई होप जो है ये चीज़ क्लियर हुई होगी। हो सकता है हमने थोड़ा ज़्यादा स्पीड में पढ़ाया हो, लेकिन आप देख लीजिएगा, मेरी गलती का एहसास मुझे हो जाता है, लेकिन समय को देखते हुए भाई साहब अगर इतना धीरे पढ़ेंगे तो 3 से 4 दिन में एक ही प्रश्न समाप्त कर पाएंगे। ठीक है, 4 वीडियो लगेंगे, 3 वीडियो तो क्या फ़ायदा है ऐसे पढ़ने से कि 3-4 वीडियो में आपका पेपर भी नज़दीक आ गया, कुछ लोगों का स्टार्ट भी हो गया है। तो ध्यान देते रहो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करो। इसी वक्त जितने भी लोग देख रहे हो खटाखट वीडियो को शेयर करो, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो इतने हक से कह ही सकता हूं कि आप इन सारी चीज़ों को करिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सर कैसा पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो, गंदा पढ़ा रहे हो, तेज़ पढ़ा रहे हो, धीमा पढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी कमेंट कर सकते हो आपके अनुसार। ठीक है, और अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो फिर जैसे पहले वीडियो में कमेंट किया था सर दूसरा पेपर दूसरा पेपर दूसरा पेपर, वैसे ही फिर से करिए सर तीसरा पेपर तीसरा पेपर तीसरा पेपर तीसरा। ठीक है, तो आपको तीसरा वीडियो भी मिल जाएगा। नहीं भी करोगे तो फिर भी मिल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन एक यार स्वाभाविक सी बात है, कमेंट करने में आपका क्या जाता है, 2 मिनट का काम है, कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है वो आपसे पूछ ले रहा है कि वर्गीकरण और सारणीयन में क्या अंतर है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना रहेगा। एक तरफ जो है हेडिंग आपको डाल देनी रहेगी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वर्गीकरण, और दूसरी तरफ आपको हेडिंग डाल देनी रहेगी सारणीयन। ठीक है, वर्गीकरण में आपको पहली हेडिंग जैसे मैंने पहले ही बताया था, उसमें आपको पहला नंबर लिखना रहेगा सर्वप्रथम आंकड़ों का वर्गीकृत किया जा आंकड़ों का वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकरण सारणीयन पर आधारित नहीं है। फिर सारणीयन में आपको लिखना है कि वर्गीकरण के बाद आंकड़ों का सारणीयन किया जाता है, सारणीकरण वर्गीकरण पर आधारित है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, वहां पे आधारित नहीं था, यहाँ पे आधारित है। ठीक है, दूसरी आपको लिखना रहेगा वर्गीकरण में आंकड़ों को उनकी समस्त समानता और असमानता के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। और सारणीयन में आपको वही लिखना रहेगा कि सारणीयन में वर्गीकृत वर्गों को रेखाओं द्वारा विभिन्न स्तंभों व पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। इस दृष्टि से सारणीयन वर्गीकरण का यंत्रात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, तीसरी आपको लिखनी रहेगी कि वर्गीकरण सांख्यिकीय विश्लेषण की एक विधि है, और तीसरी जो है सारणीयन में लिखनी रहेगी कि सारणीयन आंकड़ों को प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, चौथा नंबर आपको लिखना रहेगा कि वर्गीकरण में लिखना रहेगा कि वर्गीकरण के अंतर्गत आंकड़ों को वर्गों व उपवर्गों में बांटा जाता है। और चौथा सारणीयन में लिखना रहेगा कि सारणीयन के अंतर्गत आंकड़ों को शीर्षकों या उपशीर्षकों में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। पांचवा नंबर जो है लिखना है वर्गीकरण में लिखना है आपको कि वर्गीकरण में प्रतिशत अनुपात आदि नहीं दिखाए जाते हैं, और यही चीज़ आपको सारणीयन में लिखना है कि पांचवें नंबर पर कि सारणीयन में प्रतिशत अनुपात आदि को दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो आपका वर्गीकरण और सारणीयन वाला था ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं छठा नंबर प्रश्न जो है। छठा नंबर में भी 2 पूछ लिए गए हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहला पूछ लिया गया आपसे कि अवलोकन प्रवृत्ति की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और मान लीजिए आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है कि अनुसूची की सीमाएं बताइए। ठीक है, क्या सीमाएं होती हैं अनुसूची की, किन सीमाओं को ध्यान में रख के हमें इनको बनाना होता है। तो दोनों को देखते हैं, पहले अवलोकन प्रवृत्ति की उपयोगिता को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, इसमें आपको पहले लिखना रहेगा। ठीक है, आंसर नंबर डाल के कि अवलोकन की उपयोगिता निम्नलिखित है। ठीक है, कुछ आपकी हेडिंग्स रहेंगी, हेडिंग डाल के लिखेंगे तो पेपर में जो है आपका वो क्या बोलते हैं, 1 मिनट, हाँ, अगर आप हेडिंग डाल के लिखेंगे तो आपका पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, कॉपी आपकी अच्छी देखने में लिखेगी और लगेगी, और आप उसका प्रश्न जवाब अच्छे से दे भी पाएंगे, और आपको उसका पूरा का पूरा नंबर प्राप्त भी होगा। ठीक है, पहली हेडिंग आपको डालना है सरलता, इसमें आपको लिखना है अवलोकन पद्धति की प्रमुख विशेषता उसकी सरलता है। साक्षात्कार आदि पद्धतियों द्वारा सामाजिक अध्ययन करने के लिए विशेष ज्ञान का प्रशिक्षण अथवा कौशल की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है कि वह नई घटनाओं और स्थितियों को देखने और समझने की चेष्टा करता है। अवलोकन पद्धति एक प्रकार से
स्वाभाविक पद्धति है जिसमें अनुसंधान के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। दूसरी पद्धतियों में उद्देश्यपूर्ण योजनाओं के बिना कार्य नहीं किया जा सकता। आगे लिखना है कि मौलिक दृष्टि से मनुष्य सदैव ही अवलोकन पद्धति से ज्ञान प्राप्त करता आया है। फिर आगे लिखना है अत्यंत सरल, स्वाभाविक तथा मौलिक विधियां होने के कारण ही सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरा आपको लिखना रहेगा विश्वसनीयता। विश्वसनीयता भी जो है इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसमें लिखना रहेगा, ये हेडिंग डालना रहेगा विश्वसनीयता। फिर इसमें लिखना रहेगा कि अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त सूचनाएं अन्य विधियों से प्राप्त सामग्री की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होती हैं। दूसरी पद्धतियों में अनुसंधानकर्ता पूर्णतया सूचनादाता पर निर्भर करता है, अतः वह इस स्थिति में नहीं हो सकता कि अपने निष्कर्षों की वैधता का दावा कर सके। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा वह स्वयं इतना ही सच्चा तथा ईमानदार ना हो सूचनादाता की अभिनति उसके अध्ययन को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, आगे आपको लिखना है कि अवलोकन में कम से कम सूचनादाता की ओर से अभिनतिपूर्ण सूचना की संभावना समाप्त हो जाती है यदि अध्ययनकर्ता, क्या मेरे प्यारे दोस्त, यदि अध्ययनकर्ता स्वयं निष्पक्ष, चतुर, कुशल तथा ईमानदार है तो कोई कारण नहीं कि उसके प्रत्यक्ष अवलोकन से प्राप्त तथ्यों में संदेह किया जा सकता है। ठीक है, तीसरी हेडिंग आपको डालनी रहेगी सत्यापनशीलता। इसमें आपको लिखना रहेगा कि अवलोकन द्वारा प्राप्त सूचना का परीक्षण एवं सत्यापन किया जा सकता है। यदि अवलोकनकर्ता की भूल अथवा इच्छा के अशुद्ध सूचना एकत्रित की हो तो पुनः उसकी परीक्षा की जा सकती है। मानव व्यवहार प्रायः दोहराया जाता है। ठीक है, मानव व्यवहार प्रायः दोहराया जाता है। आगे लिखना है अतः संबंधित समूह से संबंधित समूह में संबंधित घटना या स्थिति को दोबारा अवलोकन किया जा सकता है तथा पर्याप्त तथ्यों की सत्यापन का अनुमान किया जा सकता है। साक्षात्कार आदि पद्धतियों में इस प्रकार की कोई अवसर का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, चौथा नंबर आपको लिखना रहेगा, चौथी नंबर हेडिंग डालनी रहेगी सर्वाधिक उपयोग। क्या? सर्वाधिक उपयोग। इसमें आपको लिखना रहेगा अवलोकन विधि प्रायः प्रत्येक विज्ञान, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अवलोकन विधि प्रायः प्रत्येक विज्ञान में सर्वाधिक प्रचलित विधि है। भौतिक विज्ञान की यह एकमेव उपयोगी पद्धति कही जा सकती है। अन्य पद्धतियां तो सामाजिक विज्ञानों में ही उपयोग होती हैं। प्रत्येक विज्ञान में उपयोग होने के कारण अवलोकन विधि अत्यंत परिमार्जित हो जाती है। जो वस्तु अधिक प्रयोग में लाई जाती है वह उतनी ही अधिक उपयोग तथा परिष्कृत बनती जाती है। आगे आपको लिखना है अपने इसी गुण के कारण अवलोकन पद्धति अन्य सभी पद्धतियों से श्रेष्ठ हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका जो है यहीं पे प्रश्न समाप्त होता है मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा, अवलोकन प्रविधि वाला। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि अनुसूची की सीमाएं बताइए। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण में यद्यपि अनुसूची प्रविधि की महत्वपूर्ण भूमिका है तथापि इस प्रविधि की कुछ अपनी परिसीमाएं या दोष भी होते हैं। ठीक है, जो निम्न प्रकार से हैं, करीब 9 से 10 आपकी जो हैं क्या दोष या फिर वो दिए जाते हैं। पहला नंबर डाल देना रहेगा और इसमें लिखना रहेगा इसके अंतर्गत जिन प्रश्नों की रचना की जाती है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, जिन प्रश्नों की रचना की जाती है उसमें सार्वभौमिकता का प्रायः अभाव पाया जाता है। ठीक है, ये पहला क्या है, इसका चाहे आप सीमा कह सकते हैं या इसका दोष कह सकते हैं, इसका गुण कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर आप लिखेंगे यहाँ पे, इसके अंतर्गत शोधकर्ता या उत्तरदाता दोनों एक दूसरे से व्यक्तिगत तथा प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं जिससे पूर्णतया सत्य या वास्तविक सूचना नहीं मिल पाती है। ठीक है, तीसरा नंबर लिखना रहेगा सूचनादाता में व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने में भी कठिनाई होती है क्योंकि अक्सर सूचनादाता घर पर नहीं मिलते हैं। चौथा नंबर अनुसूची का उपयोग मात्र समिति क्षेत्र के अनुसंधान में ही किया जा सकता है यह विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है। पांचवा नंबर, यह प्रविधि अधिक खिंचीली और महंगी है। ठीक है, छठवां नंबर, इस प्रविधि का दोष यह भी है कि इसमें समय अधिक लगता है। सातवां नंबर, इसके अंतर्गत परिगणकों
में अनुसंधान कार्य के प्रति प्रायः उत्तरदायित्व की भावना का अभाव रहता है। 8वां नंबर, इसके अंतर्गत सूचनादाता को प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए अधिक समय नहीं मिलता, जिससे वह बिना सोचे समझे उत्तर देता चला जाता है, जिन्हें अनुसंधानकर्ता तुरंत अनुसूची में लेखबद्ध जाता है। ठीक है। 9वां नंबर आपको लिखना है, इसके अंतर्गत सूचनादाता के समक्ष अनुसंधानकर्ता उपस्थित रहता है, जिसके कारण वह अनेक बातें संकोचवश नहीं कह पाता। ठीक है। बस उसके बाद यहीं पे आपके 9 जो है ये आपके गुण दोष या फिर जो है सीमाएं आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको लिखना रहेगा लाइन छोड़ के कि अनुसूची प्रविधि की उपयुक्त परिसीमाओं के होते हुए भी सामाजिक अनुसंधान में प्रामाणिक, विश्वसनीय एवं वैश्विक तत्वों के संकलन की इस प्रविधि का अद्वितीय उपादेय देता है। ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है ये लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है मेरे प्यारे दोस्त, और यहीं से खंडसा अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। यहाँ पे आपको केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में आपका देना रहता है। ठीक है। समय कम होने के कारण मैं केवल प्रश्न आपको पढ़ दे रहा हूँ। आपके पास जो कुछ भी नोट इजी नोट्स हो उसके अनुसार आप क्या कीजिए, इनका जवाब ढूंढ लीजिएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है सामाजिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, सामाजिक शोध के प्रमुख चरणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है। 8वां नंबर कह रहा है कि अवधारणा को परिभाषित कीजिए, अवधारणाओं का उपयोग किस प्रकार संप्रेषण की कठिनाइयों को दूर करने में सहायक हो सकता है, ये आपका 8वां नंबर। 9वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है वर्णनात्मक एवं प्रयोगात्मक शोध प्रारूप को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य की गणना बताइए। ठीक है। ये आपसे यहाँ पे 4 प्रश्न पूछ ले जाते हैं, लेकिन आपको कुल मिला के 2 ही प्रश्न करने रहते हैं। ठीक है। चलिए, अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।